हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम अपने 4th चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा लास्ट चैप्टर प्लानिंग था। आज हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमारा प्लानिंग था, सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमारा ऑर्गेनाइजिंग है। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो सीक्वेंस वाइज ही चलने चाहिए। इसलिए बेटा फर्स्ट फंक्शन अगर प्लानिंग है तो वो फर्स्ट पे ही आएगा, और सेकंड फंक्शन अगर ऑर्गेनाइजिंग है तो वो सेकंड नंबर पे ही आएगा। अब देखो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है। अगर हम नॉर्मल वर्ड्स में देखें तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जो लोग हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी फर्म में जो लोग हैं और जो वो काम करते हैं, उनको इस तरह से अरेंज करना, उनके काम को इस तरह से अरेंज करना ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। हम सब जानते हैं कि जो फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं, उन सब के अलग अलग ड्यूटीज़ होती है, उनको परफॉर्म करनी होती है, और उन ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग ही उनको क्या मिलती है, पोस्ट मिलती है। ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजिंग में हम पोस्ट की बात करते हैं कि कौन सा पर्सन कौन सी पोस्ट पे है और वो कौन कौन सी ड्यूटी अपनी निभाएगा। जैसे अगर मान के चलो कोई जनरल मैनेजर है तो उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, ठीक है, मैनेजर है उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, वर्कर्स की क्या ड्यूटीज़ हैं। तो ये सब क्या है कि ना ड्यूटीज़ बताते हैं कि भाई कौन क्या काम करेगा और इस वे में काम करेगा ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव कर पाएंगे, और वो भी एफिशिएंट मैनर में। ठीक है, तो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या कह रहा है ये। Organization refers to the way in which the work of group of people is arranged and distributed among members to achieve the business objective। ये मैं आपको बात बता चुकी हूँ कि इस तरह से उनका काम अरेंज करना है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। ठीक है, अब देखो जो हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉपरेशन हो। कॉपरेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि विलिंगनेस हो कि एक पर्सन दूसरे पर्सन की हेल्प कर रहा है। अगर मान के चलो मुझे कोई ड्यूटीज़ निभानी है, अगर मैं एक सुपरवाइज़र हूँ और मुझे ड्यूटीज़ निभानी है कि मुझे वर्कर्स को देखना है कि काम ढंग से हुआ या नहीं हुआ, या मेरे को इतना प्रोडक्शन तैयार करके रखना है, तो मेरे साथ कौन कॉपरेट करेगा, मेरे साथ वर्कर्स कॉपरेट करेंगे कि वो टाइमली काम कंप्लीट करके देंगे, तो ही तो मैं आगे रिपोर्ट सबमिट करवा पाऊँगी। तो इसमें एक कॉपरेशन की भी बात कही गई है। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज रिलेशनशिप अमंग पीपल इन द एंटरप्राइज एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटी इन सच अ वे दैट ऑल द रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड फॉर अचीविंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ठीक है बेटा, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें उनकी ड्यूटीज़ को, उनके काम को अरेंज करना होगा। द वर्ड ऑर्गेनाइजिंग ऑन द अदर हैंड इज़ यूज फॉर स्टेटिंग इट एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये मैं आपको बता दिया है कि ये क्या है, सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। फॉर ब्रिंगिंग टुगेदर ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में क्या कहना चाहता है। देखो जो फर्म होती है उसमें दोनों तरह के रिसोर्सेज होते हैं, हमने पढ़ा था, फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। तो फिजिकल रिसोर्सेज को आप नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज भी कह सकते हैं, जैसे मटेरियल, मशीन, मनी एक्सेट्रा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखा जाता है, इन दोनों को मिला के। ठीक है, and defining and stabilizing the authority responsibility relationship for achieving organizational goals। तो जो भी पर्सन है अगर उसको कोई अथॉरिटी दी गई है किसी काम को कि भाई आपकी ये अथॉरिटी, आप ये काम कर सकते हैं, तो ऑब्वियस है कि उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी कि वो अपना काम ढंग से करे। और उसके बाद एक और इसमें तीसरा वर्ड आता है, वो होता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आपको कोई काम करने के लिए अथॉरिटी दी गई है, और अगर वो आपने काम अच्छे से नहीं किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, तो आप अकाउंटेबल होते हैं कि आपने वो काम क्यों नहीं किया। जिम्मेदार आपको बताना पड़ेगा ना कि आप वो काम क्यों नहीं किया। ठीक है, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि हम किसी भी ऑथर की एक डेफिनेशन ज़रूर याद करेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में, चाहे वो प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग की डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग की। तो जो बिल्कुल आपको ईजी डेफिनेशन लगती है वो हम एक क्या करेंगे, पढ़ेंगे विद नेम ऑफ ऑथर। ठीक है, तो मैं एकदम लास्ट वाली डेफिनेशन पढ़ रही हूँ इधर। ऑर्गेनाइजिंग इज द स्टेबलाइजिंग ऑफ इफेक्टिव अथॉरिटी रिलेशनशिप among selected work persons and workplaces in order for the group to work together efficiently। तो देखो बेटा, एफिशिएंट वर्क करने के लिए, एफिशिएंट वर्क हमें पता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो एफिशिएंट वर्क करने के लिए एक जो ऑर्गेनाइजिंग है वो अथॉरिटी है देती है। देखो ऑर्गेनाइजिंग इज द स्टेबलाइजिंग ऑफ इफेक्टिव अथॉरिटी, काम करने की आपको अथॉरिटी दी है। रिलेशनशिप अमंग सिलेक्टेड वर्क, आपको कोई काम दिया गया है, पर्सन है, वर्क प्लेसेस है, इन ऑर्डर फॉर द ग्रुप ऑफ वर्क
टुगेदर एफिशिएंटली, ताकि आपको अथॉरिटी दी गई है ताकि आप क्या कर सकें, अपना काम, अपने जो वर्क प्लेस है उसमें अच्छे से काम करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को एफिशिएंटली अचीव कर सकें। ठीक है, तो अब तक हमने बात कर ली कि मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है और हमने इसकी एक डेफिनेशन भी पढ़ ली है। ठीक है बेटा, और मैंने आपको बताया डेफिनेशन के साथ हमें इसके ऑथर का नाम भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स की, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो क्या करेक्टरिस्टिक्स है, करेक्टरिस्टिक्स आपको पता है फीचर्स जो इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो फर्स्ट है ग्रुप ऑफ पर्सन्स। देखो अब एक सिंगल पर्सन तो कोई काम करेगा तो बात बनने वाली नहीं है कि अगर मान के चलो मैंने अपना काम कर लिया बाकी लोग काम नहीं करें तो क्या बात बनेगी, नहीं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब भी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग होंगे वहाँ पर जो काम करेंगे, कॉपरेशन करेंगे, कोऑर्डिनेट होकर चलेंगे तो ही काम हो पाएगा। तो इसलिए बताया कि जो फर्स्ट आपका करेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है, हमारा ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी यहाँ पर क्या होते हैं, जो लोग हैं उनके ग्रुप्स होते हैं। तो एवरी बिजनेस रिक्वायर द सर्विस ऑफ पीपल व्हेन 2 और मोर पर्सन कम टुगेदर फॉर अंडरटेकिंग अ कॉमन वर्क देन द ऑर्गेनाइजेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस। एक सिंगल पर्सन से ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं बन सकती, जब ग्रुप ऑफ पीपल उसमें वर्क करेंगे, अपना काम परफॉर्म करेंगे तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कॉमन ऑब्जेक्टिव। कॉमन ऑब्जेक्टिव का क्या कहने का मतलब है कि हर किसी फॉर्म का, देखो हम जानते हैं कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो तो क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। हम जानते हैं किसी भी बिजनेस का काम यही होता है। तो जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है, मान के चलो कि हमें कोई अचीव करने हैं, कोई टारगेट हमने सेट किया है, कोई गोल हमने बनाया, ऑब्जेक्टिव बनाया, तो सारा का कॉमन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक फॉर्म में एक जो वर्कर है उसका एम तो है बस मैक्सिमम सैलरी अर्न कर लूँ, कैसे भी सैलरी अर्न कर लूँ। दूसरे का है कि भाई मैं एफिशिएंट वर्क करूँ, इस तरह से काम करूँ कि कोई कुछ भी वेस्टेज ना हो। तीसरे का कुछ ऐसा, ये जो इनके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव है इन सबको मिलाकर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव, एक बड़ा ऑब्जेक्टिव बनाना है जो किसके फ़ायदे में हो, ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे के लिए हो। सो देर आर कॉमन ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव इन एन ऑर्गेनाइजेशन। द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफरेंट पर्सन एंड डिपार्टमेंट ऑल्सो लीड टू द अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अभी मैंने बताया कि हर किसी पर्सन का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। अब उनके ऑब्जेक्टिव को इस तरह से डायरेक्ट करना है, इस तरह से करना है ताकि हम जो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो हम अचीव कर सकें। ठीक है, उसके बाद आ जाती है इसमें डिवीज़न ऑफ वर्क। देखो बेटा, अगर किसी इंसान को यही नहीं पता कि मुझे काम क्या करना है, अगर डिवीज़न ऑफ वर्क ही नहीं होगा, ये हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा है, तो एक दूसरे के ऊपर टाल देंगे। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आपकी मदर ने आप 3 भाई बहन हो, आपकी मदर ने कोई काम दिया आपको करने के लिए। ठीक है, अब आपको मदर जाते जाते बोल रहे हैं कि भाई मुझे आते हुए देर हो जाएगी तो एक काम करना, घर में सफाई कर लेना। ठीक है, वो ऐसे बोल के चले गए। तो आप अगर 3 बच्चे हो तो आपने सोचा, सबसे बड़े वाले ने सोचा 2 बच्चे छोटे हैं, मतलब 2 मेरे भाई बहन छोटे हैं, वो कर लेंगे। ठीक है, जो बीच वाला उसने सोचा कि एक बड़ा है मुझसे एक छोटा है, वो कर लेगा। सबसे छोटे वाले ने सोचा मैं तो सबसे छोटा हूँ, मैं क्यों करूँ, जो बड़े हैं वो कर लेंगे। तो जब मम्मा बता के ही नहीं गई कि इसको कौन सा काम करना है तो वो काम होगा ही नहीं। वो क्या सोचेगा, दूसरा कर लेगा, वो क्या सोचेगा, दूसरा कर लेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है कि अगर ये सोच के चले हम कि हमारा काम कोई और कर लेगा, कोई और कर लेगा, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं। देखो, अगर बाद में अगर आपसे अकाउंटेबिलिटी मांगी जाती है या फिर पूछा जाता है कि काम क्यों नहीं किया, तो आप क्या रिप्लाई करोगे कि मुझे लगा कोई और कर लेगा। ठीक है, मैं कोई दूसरा काम कर रहा था। तो क्या हो गया, इसमें आप अकाउंटेबल नहीं होते डिवीजन ऑफ वर्क जब तक ना हो, जब तक आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई काम करने की, तब तक आपके ऊपर कोई वजन नहीं है। इसलिए इसमें क्या किया जाता है, डिवीजन ऑफ वर्क किया जाता है। द टोटल वर्क ऑफ एंटरप्राइज इज डिवाइडेड इनटू एक्टिविटीज़ एंड फंक्शंस। ठीक है, अलग अलग में बांट दिया जाता है। वेरियस एक्टिविटीज़ आर असाइन टू डिफरेंट पर्सन फॉर देयर एफिशिएंट कंप्लीशमेंट। जिस हिसाब से कोई पर्सन अपना काम कर सकता है उस हिसाब से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी जाती है। व्हेन वन पर्सन परफॉर्म द सेम वर्क रिपीटेडली ही डेवलप स्पेशलाइज इन इट एंड हिज एफिशिएंसी इम्प्रूव। मान के चले कि हम कोई एक इंसान है, ठीक है, अगर उसको सुपरवाइजर का काम दिया गया, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ कि एक पर्सन है उसको सुपरवाइजर का काम दिया गया, वो लोगों को सुपरवाइज ही करता है। तो अब क्या हो गया, वो अपने काम में एफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, पहले 10 लोगों को सुपरवाइज करना, फिर 20, 30, 40, 50, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो अपने काम में एफिशिएंट हो रहा है। और जैसे जैसे एफिशिएंसी बढ़ेगी, ऑब्वियस है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव होने में मदद मिलेगी। देन आ जाता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो हमें कोऑर्डिनेट होकर चलना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, तालमेल मिला के चलना पड़ता है, चाहे वो विलिंगली हो या अनविलिंगली, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव
टारगेट अचीव करना है, ठीक है। तो व्हेन डिफरेंट पर्सन आर असाइन डिफरेंट टास्क देन दे ट्राई टू अटेन देम इन देयर ओन वेज। अगर हर इंसान को अलग अलग काम मिलेगा तो वो अपने तरीके से करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल एफर्ट्स में नॉट गो टूवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ मेन बिजनेस गोल्स। तो हो सकता है कि अगर जो वो काम कर रहे हैं उससे हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव ना हो पाए। तो इसीलिए हमें किसकी नीड होती है, कोऑर्डिनेशन की नीड होती है, कि हमें पता हो कि दूसरा सामने वाला इंसान क्या काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, मैं उसकी किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम सब कोऑर्डिनेट करके चलेंगे ताकि क्या ना हो, रिपीटिशन ऑफ वर्क ना हो। सो देयर इज़ अ नीड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस पर्सन सो दैट देयर एफर्ट्स लीड टू द मेन गोल्स। कोऑर्डिनेशन करके चलेंगे तो ही हम किस पास पहुंच पाएंगे, मेन गोल्स को अचीव करने पे। अब आ गया अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको पहले भी बता दिया था कि जब किसी पर्सन को अथॉरिटी दी जाती है तो साथ साथ उसके ऊपर जिम्मेदारी भी आती है। आपने पढ़ा है कि सुना भी होगा कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये एक स्पाइडरमैन मूवी है, उसमें एक डायलॉग है, उसमें बोलते हैं कि अगर जितनी ज़्यादा आपके पास पावर आती है उतनी ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है उसमें भी वो यही कहने की बात कर रहा है कि जिसके पास जितनी ज़्यादा अथॉरिटी होती है किसी को मैनेज करने की या काम करवाने की, उतनी ज़्यादा ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। और एक वर्ड और इंक्लूड हो जाता है इसमें, कौन सा, अकाउंटेबिलिटी। कल को अगर मान के चलो अथॉरिटी जिसको दी गई है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई ये काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, तो वही अकाउंटेबल होगा, ठीक है। So an organization consists of various positions arranged in a hierarchy with well-defined authority and responsibility। आपको authority भी बताई जाएगी और responsibility भी बताई जाएगी। तो relationship of superior subordinate is stabilized clearly. The tasks are assigned at each level and necessary authority is delegated for accomplishing them। तो हर कोई किसी को काम दिया जाएगा और उसको उसी के अकॉर्डिंग अथॉरिटी भी दी जाएगी ताकि वो काम अच्छे से कर सके, ठीक है। फिर आती है बात कम्युनिकेशन की। देखो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, आप सेंडिंग और सेंड और रिसीव करते हैं, मान के चले, इसका मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। तो कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो आइडियाज़ होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं। एक सेंडर होता है जो अपने आइडियाज़ किसी को बता रहा है, एक रिसीवर होता है जो आइडिया सुनता है, रिसीव करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो फीडबैक देखता है कि उसको उसका आइडिया कैसा लगा। तो देखो अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में हो तो वहाँ पे कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। वो अलग बात है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन ज़्यादा चाहिए होती है, इनफॉर्मल कम चाहिए होती है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। तो वो बताने की कोशिश करा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वहाँ पे कम्युनिकेशन की नीड सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जब तक आप कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि सामने वाले पर्सन ने क्या काम कर लिया और क्या रहता है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या मुझे अथॉरिटी मिली है। जब कम्युनिकेट करोगे तभी तो पता चलेगा। So an organization works with an effective communication system. Every order or information passes on from upward to downward and reaction to such communication go on upward। तो बताने की कोशिश कर रहा है कि मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई अथॉरिटी है, तो अगर कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो जो टॉप लेवल वाला है वो आपको बताएगा लोअर लेवल को कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसके अकॉर्डिंग आपको अथॉरिटी दी गई है। फिर बात कर लेते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव्स की। तो देखो बेटा हर फर्म के कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मेन जो टारगेट होता है। तो छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव्स इंडिविजुअल का है उसकी हम कोशिश करते हैं कि हम अचीवमेंट कर सके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स का, ठीक है। सो एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ अ मीन्स टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो इंडिविजुअल गोल्स होते हैं उनको एफर्ट्स इस तरह से डायरेक्ट करते हैं ताकि हम अचीवमेंट कर सके कॉमन ऑब्जेक्टिव की। फिर बात कर लेते हैं बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन। तो देखो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो ऑर्गेनाइजिंग है वो सेकंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग के बाद होता है, और इसके बिना आप थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो स्टाफिंग है वो नहीं कर सकते। देखो जब तक आपको यही नहीं पता कि मुझे कौन से पोस्ट पे कौन सा पर्सन जो है वो रिक्रूट करना है, तब तक आप स्टाफिंग क्या करोगे, लोगों की भर्ती क्या करोगे, लोगों को अपॉइंट कैसे करोगे जब आपको यही नहीं पता कि मुझे किस पोस्ट पे किस पर्सन को रखना है, कौन से पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटीज़ होगी, क्या अथॉरिटी होगी, तब तक आप स्टाफिंग कर सकते हो? नो। तो प्लानिंग हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है, सेकंड फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, नेक्स्ट फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग इज़ द बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन which helps in defining and coordinating various activities of the organizing। फिर आता है परफॉर्म एट ऑल लेवल्स। तो देखो ऑर्गेनाइजिंग हर लेवल पे होती है,
कैसे होती है, क्योंकि देखो टॉप लेवल पे भी हमें रिक्रूट करने पड़ते हैं पर्सन जो टॉप लेवल पे, उस पर भी हमें पता है ना पोस्ट पे कि क्या उनकी अथॉरिटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या ड्यूटीज़ है, कैसे निभानी है उनको। लोअर लेवल पे भी पता है कि भाई जो टास्क मैनेजर है वो जो वर्कर्स हैं उनसे क्या काम करवाएगा, कैसे काम करवाएगा, ठीक है, वो कितना एक दिन में क्या काम करेंगे। और जो मिडिल लेवल है उसको भी पता है कि मुझे टॉप लेवल से भी कम्युनिकेट करना है, लोअर लेवल से भी कम्युनिकेट करना है, दोनों को जो उनके बीच में रिलेशनशिप है उसको बना के रखना है, इंटरमीडिएट का काम करना है। तो ये सारी चीज़ें सबको पता होती है कि ये ड्यूटीज़ उनको परफॉर्म करनी है। तो इसीलिए बोला जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हर लेवल पे परफॉर्म होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन इज परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंटल मैनेजर डिसाइड डिफरेंट एक्टिविटी इन देयर डिपार्टमेंट एंड असाइन देम टू डिफरेंट पर्सन्स। मैंने बता दिया आपको कि हर मैनेजर की, हर वर्कर की, हर आप लगा सकते हैं एम्प्लॉय की अलग अलग क्या होती है, ड्यूटीज़ होती है। तो ये जो फंक्शन है वो हर लेवल पे किया जाता है, चाहे वो टॉप हो, मिडल हो या लोअर हो। कंटिन्यूस प्रोसेस, देखो जब तक ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक फर्म चलेगी तब तक ऑब्वियस उसमें ऑर्गेनाइजिंग चलेगी, क्योंकि फर्म चलने का मतलब क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़ उनकी और चलती ही रहेगी, ठीक है, और उनका अथॉरिटी भी उनको मिलती रहेगी उनके काम के अकॉर्डिंग। फिर आ जाता है रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स। रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये है कि देखो हम प्लानिंग में एक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं फॉर्म का, तो जो ऑब्जेक्टिव हम बनाते हैं उसको अचीव करने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन भी करते हैं, बताते हैं कि ये काम इसको करना है, इस तरह से करना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, वर्कर्स को कॉमन ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और वर्कर्स को डायरेक्ट करते हैं ताकि वो काम अचीव कर सके। सो ऑर्गेनाइजिंग इज प्लान्ड एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। ऑल एफर्ट्स आर डायरेक्टेड फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब हम इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन क्यों करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग जो है, जो वर्कर्स को ड्यूटीज़ बताते हैं, टास्क बताते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, उसके क्या मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ठीक है। सो द ऑर्गेनाइजेशन एम्स एट द अचीवमेंट ऑफ द फॉलोइंग एम्स। उसका मेन काम क्या है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। हम ऑब्जेक्टिव बोलेंगे, काम नहीं, कि जो उसका जो मेन पर्पस है, जो हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो क्यों करते हैं। फर्स्ट है टू हेल्प मैनेजमेंट। देखो क्योंकि ये सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, अब क्योंकि ये मैनेजमेंट का फंक्शन है तो ऑब्वियस है ये मदद किसकी करेगा, मैनेजमेंट की मदद करेगा। किस तरह मदद करेगा, क्योंकि यही तो डिसाइड करता है कि कौन सा पर्सन है जो क्या टास्क करेगा, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको क्या क्या अथॉरिटी दी जाएगी। सो द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प मैनेजमेंट टू हैव अ कंट्रोल ओवर वेरियस बिजनेस फंक्शंस, ठीक है, क्योंकि फंक्शंस की बात करता है ना ये कि किसका क्या काम है। सो द वर्क इज़ डिवाइडेड प्रॉपरली एंड कंट्रोल सेंटर्स आर स्टेबलाइज। तो हर किसी का काम बांट दिया जाता है और उनको कंट्रोल करने के लिए सेंटर्स भी स्टेबलाइज किए जाते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है और अथॉरिटी भी दी जाती है ताकि वो अपना काम कर सकें, ठीक है। टू इंक्रीज प्रोडक्शन, तो देखो बेटा अगर सबको पता है कि मुझे वर्कर्स को भी पता है, मैनेजर को भी पता है, ठीक है, आगे जो सुपरवाइजर सबको पता है कि हमें क्या काम करना है, तो ऑब्वियस है कि इससे क्या होगा, रिपीटेशन ऑफ वर्क होगा, नो। जब रिपीटेशन नहीं होगा तो एफिशिएंसी ऑफ वर्क होगी, यस। तो एफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सो द ड्यूटीज असाइंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। The efficiency system of organization encourage every employee to make his best contribution in raising output। मैंने अभी आपको बताया कि जब हर किसी पर्सन को पता होगा कि मेरे को कौन सी ड्यूटी असाइन की गई है और मुझे किस तरह से काम करना है, तो ये किस में मदद करेगा, एफिशिएंसी में, विच लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। कॉपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, तो देखो कॉपरेशन मैंने बताया था एक विलिंग, जब आप विलिंगली किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉपरेशन कहते हैं। तो जब जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे और जब कॉपरेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, सक्सेस में होगा, काम जो है वो अच्छे से किया जा सकेगा। और जब काम किया जाएगा तो टीम स्पिरिट बनेगी और टीम स्पिरिट बनेगी तो क्या होगा, ये एक तरह से मदद करेगी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में। सो द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विल सक्सीड ओनली इफ एम्प्लॉयज़ कोऑपरेट विद ईच अदर। एक दूसरे की हेल्प करेंगे बन से तो ही बात बनेगी। द मैनेजर इंट्रोड्यूस वेरियस इंसेंटिव स्कीम्स एंड गिव मॉनेटरी एंड अदर बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज सो दैट दे वर्क इन अ टीम स्पिरिट। देखो टीम स्पिरिट का मतलब क्या होता है, कोई भी पर्सन हो उसे इंडिविजुअली वर्क नहीं करना, उसे ये नहीं सोचना मेरा काम हो गया बस काम खत्म, नो। उसको किसकी तरह काम करना है, टीम वर्क करना है,
टीम स्पिरिट दिखाने की अच्छा मेरा काम हो गया तो अब मैं किसी और की हेल्प कर दूँ, ताकि हम जो हमारा जो मेन मोटिव है, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है गोल्स अचीव करना, वो हम कर सकें। तो ये सब कैसे होगा, जब हम अंदर से विलिंग होंगे, ठीक है, यानी कोऑपरेट कर सकें। फोर्थ है हमारा फैसिलिटेट ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। देखो बेटा, ग्रोथ तो शायद आपको पता ही होगा कि ग्रोथ मतलब क्या होता है, कि फर्म ग्रोथ करती है, एक्सपेंशन होना, ठीक है, बिजनेस का। अब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है एक से ज़्यादा चीज़ें करना। मीन्स मान के चलो शुरू में आप प्रोडक्शन कर रहे थे सिर्फ सोप का, ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, आगे आगे अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ा लिया। सोप के साथ आप फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सो इसके बाद आप कोई क्रीम कॉस्मेटिक्स कर रहे हैं, तो आप क्या करें कि धीरे धीरे अपने जो प्रोडक्ट लाइन है वो बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन करना। तो एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज़ टू फैसिलिटेट ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एंटरप्राइज, ताकि वो आगे आगे एक्सपेंशन कर सके अपने बिजनेस का। तो ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्या ज़रूरी होगा? ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होने चाहिए। और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ किस तरह से, कि उनको अपने, अगर आप ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अगर मान के चल रहे हो कि आप रिक्रूट कर रहे हो या ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की आपको नीड है, तो उनको पता होना चाहिए कि हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किस तरह से हमें काम करना है, ठीक है। फिर आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये वही बात है, एफिशिएंसी की बात की गई है कि हमें कोई भी रिसोर्सेज, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स है या फिर फिजिकल रिसोर्स है। मैंने आपको बताया था जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो भी एक फॉर्म की एसेट होते हैं। कौन सी एसेट होते हैं? वो ह्यूमन एसेट होते हैं, क्योंकि वो भी काम करने में, गोल्स अचीव करने में, प्रोडक्शन करने में हर तरह से मदद करता है। क्योंकि जो चाहे कितनी भी मशीन अवेलेबल हो, उसको चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक ह्यूमन की ज़रूरत पड़ती है ना, ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए वो दोनों की बात कर रहा है कि जो हम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सके रिसोर्स का, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स हो कि आपके पास मटेरियल है, मशीन है, मनी है, ये हो, या फिर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स हो, उनको क्या करना है? एफिशिएंट यूज़ करना है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू मेक बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, द एम्प्लॉयज शुड बी असाइन द वर्क इन सच अ वे दैट देयर सर्विस आर यूज टू प्रॉपरली एंड फिजिकल रिसोर्स सच एज कंप्यूटर इक्विपमेंट मशीन्स आर ऑल्सो यूज प्रॉपरली, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स का भी इस तरह से यूज़ करना है कि वो फिजिकल रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ कर सके। अब इसका जो 6th ऑब्जेक्टिव है वो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या होता है? देखो वर्ड इसमें क्या आ रहा है? ह्यूमनिस्टिक, यानी कि ह्यूमन से रिलेटेड। तो बताने की कोशिश कर रहा है कि जब हम ऑर्गेनाइजिंग करें, ऑर्गेनाइजेशन में अगर फॉर्म में हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं तो इस तरीके से करें ताकि क्या हो, ह्यूमन टैलेंट को बढ़ाने का मौका मिले। तो देखो, अगर आपको किसी की कैपेबिलिटी पता चलती है, आपको उसका टैलेंट पता चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग या उसको वर्क असाइन किया जाए। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि कोई पर्सन है, वो MD की पोस्ट डिज़र्व करता है, मैनेजिंग डायरेक्टर की, बहुत अच्छा काम करता है, बट आपने उसको क्या दिया हुआ है? एक असिस्टेंट जो आप मैनेजर है उसकी पोस्ट दी हुई है, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर का काम कर सकता है, बट असिस्टेंट मैनेजर का उसको काम दिया हुआ है। तो क्या हुआ उसके साथ? तो भाई एक तरह से क्या हो गया, आपने जो उसके टैलेंट था उसको प्रॉपर यूज़ किया है नहीं, तो इनएफिशिएंट यूज़ हो गया उसके टैलेंट का, क्योंकि वो कर तो बहुत अच्छा सकता था बट लेकिन वो इतना अच्छा कर नहीं पाया क्योंकि उसको पोस्ट नहीं मिली इस तरीके से। तो बोला ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग उसको क्या देनी चाहिए? पोस्ट, ड्यूटी असाइन करनी चाहिए, ठीक है। सो द ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम शुड बी सच दैट इट गिव्स प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉयज फॉर एक्सप्लोरिंग देयर टैलेंट। तो द जॉब शुड बी मेड interesting by making them meaningful. The methods of recruitment, selection, training should be such that suitable person are employed. मैंने आपको बताया suitable person को suitable काम ही मिलना चाहिए। तो आज हमने अपने लेक्चर में पढ़ा कि मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई हो और आप इससे अपने अच्छे से नोट्स बना सकें और जो आपका चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग, इसके बारे में आप समझ सकें। थैंक यू सो मच।